तो आगे मूव करते हैं। हमने कल रेजोनेंस का एक स्पेसिफिक पार्ट देखा जहां हमें इक्विवेलेंट आरएस की बात हमने करी थी। वो क्लियर है सबको कि इक्विवेलेंट आरएस क्या होता है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होगा हर एक पार्ट में, जो सराउंडिंग एटम है, उसी को हम इक्विवेलेंट आरएस बोलेंगे। ऐसा नहीं कि किसी को भी बोल सकते, ठीक है? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जहां वो कॉन्जुगेशन, मतलब जहां पर वो डीलोकलाइज हो सकता है। अब ये भी ध्यान रखना, जहां डीलोकलाइज हो सकता है। अगर ऐसा केस उठा लिया कि सर सराउंडिंग एटम है बट वहां डीलोकलाइज हो ही नहीं सकता है, तो वहां तो बात वैसे भी खत्म हो जाएगी ना, हाँ कि ना? लेकिन जहां डीलोकलाइज हो सकता है, उन सराउंडिंग एटम में अगर चार्ज इक्वली आ रहा है, वो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बेटा, तो ही हम ये कहेंगे कि वहां इक्विवेलेंट आरएस बनेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? और जब इक्विवेलेंट आरएस बनेंगे बेटा हमारे पास, तो उस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास वहां इक्विवेलेंट आरएस जो मिलते हैं बेटा, वो बहुत ही स्पेसिफिक क्राइटेरिया शो करते हैं। उनका क्या क्राइटेरिया मैं डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं। अंडरस्टूड एवरीवन? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपसे ये बात कही थी कि एक पॉइंट आपके सामने रख के गया था कि भाई एक स्टेटमेंट बनाया था कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी, बनाया था। तो देखो जनरल केस में तो आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, जनरल केस में जो मैं आपको कह रहा हूं ध्यान दीजिए, जनरल केस में आपको एक ही चीज ध्यान रखनी कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, सही है? लेकिन अगर कहीं इक्विवेलेंट आरएस मिलता है, इससे मैं कहूंगा कि वो जो पॉइंट है बेटा वो स्पेसिफिक है, तो मैं आपको प्रॉपरली उसको हैशटैग बना के आपको बोलूंगा कि उसका हल के रखना। अगर कहीं पर इक्विवेलेंट आरएस मिलता है, तो उस केसेस में बेटा जिसमें भी इक्विवेलेंट आरएस मिलेगा, फिर बॉन्ड ऑर्डर को मैं ध्यान नहीं दूंगा, भले उसका ज्यादा है भले उसका कम है। जिसमें इक्विवेलेंट आरएस मिलेगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। और ये कहूंगा कि बाकियों, अगर बाकी में आपके बॉन्ड ऑर्डर भले ही कुछ भी है लेकिन इक्विवेलेंट आरएस नहीं मिल रहा है, तो जितने भी केसेस हैं, अगर किसी एक में इक्विवेलेंट आरएस मिल रहा है और बाकी कोई भी केसेस है जिनमें इक्विवेलेंट आरएस नहीं मिल रहा है, तो बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल मेरा वही हो जाएगा। तो अब ध्यान दो, मैंने 3 केसेस आपको दिए थे, मैं लिख रहा हूं बेटा फिर से, SO4-2, PO4-3 एंड ClO4-, यही था ना? तो इनमें अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाऊं बेटा, स्टेबिलिटी के ऑर्डर में जाऊं, तो हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल तो हो जाएगा SO4-2। अब इसके पीछे उसका रीजन क्या लिखोगे? ड्यू टू इक्विवेलेंट आरएस। क्या रीजन लिखोगे? उसके बाद सेकंड नंबर पे जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, बस। क्यों? क्योंकि दोनों में इक्विवेलेंट आरएस तो मिल नहीं रहा। देखो इन दोनों में इक्विवेलेंट आरएस कल भी बताया था, मिल रहा था क्या? बोलो जल्दी से। नहीं मिल रहा था। अगर उन दोनों में इक्विवेलेंट आरएस नहीं मिल रहा, तो फिर किसको फॉलो करूंगा मैं? बॉन्ड ऑर्डर को। यस और नो? ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा था? जल्दी बोलो। ClO4। तो उसके बाद ClO4-, देन PO4-3। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? देखो SO4 को मैं पहले नंबर पे क्यों लेके आया, उसके पीछे उसका रीजन क्या बेटा? बिकॉज ऑफ इक्विवेलेंट आरएस। कि इक्विवेलेंट आरएस दिखाया उसने तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। इसके पीछे रीजन क्या बेटा? ध्यान दो, अगर आपको 4 एटम मिले तो वो नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 4 एटम में इक्वली हो गया। जबकि अगर आप यहां देखो बेटा, यहां वो नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन केवल 2 ही एटम में हो पाएगा। अब अगर 2 ही एटम में हो पाया तो ऑब्वियस है कि बेटा हमारे पास यहां इक्विवेलेंट आरएस क्या होंगे बेटा? नहीं मिल पाएंगे। जबकि यहां देखो कि बेटा वो 3 नेगेटिव चार्ज हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन 4 एटम में करना है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूं बेटा कि जहां पर नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो जाए, सभी पे इक्वल आए, उसी को हम इक्विवेलेंट आरएस बोलेंगे। और जब इक्विवेलेंट आरएस आ जाएगा बेटा, तो उस केसेस में उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। क्यों? मैं फिर से उस पॉइंट पर आ रहा हूं कि नेगेटिव चार्ज मैक्सिमम डीलोकलाइजेशन उस इक्विवेलेंट आरएस की वजह से हो पाता है। और आप सोचो कि कोई एनायन है, मैंने उसका नेगेटिव चार्ज मैक्सिमम डीलोकलाइज कर दिया है। डीलोकलाइज का मतलब तो समझ रहे हो ना आप?
अब ऐसा मत कहना कि डीलोकलाइजेशन अभी भी कनेक्ट नहीं हुआ। तो अगर वो मैक्सिमम डीलोकलाइज्ड हो पा रहा है, इसका मतलब क्या बेटा, वो चार्ज कहीं पर बैठा नहीं है, कहीं पर स्टॉप नहीं है, कहीं पर रुका नहीं है, वो कंटिन्यूअस मोशन में है। तो अगर बेटा ऐसे चार्ज कंपाउंड, मतलब चार्ज आयन जिसमें नेगेटिव चार्ज हो, चाहे हम बाद में आगे पॉजिटिव में भी बात करेंगे, अगर वो कंटिन्यूअस रोटेशन में है और कंटिन्यूअस रोटेशन के साथ साथ बेटा वो चार्ज इक्वली भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बेटा वो एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा बताओ? क्यों? क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज मिनिमम दिखेगा। सही है कि नहीं है? तो ऑटोमेटिकली अगर नेगेटिव चार्ज मिनिमम दिखेगा, वो नेगेटिव चार्ज मिनिमम ऑब्जर्व आपको होगा, तो ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। ये बात तो सीधे सीधे समझ में आ जानी चाहिए, जबकि यहां पर वो कंडीशन नहीं हो पा रहे। समझे कि नहीं समझे? अरे समझे। तो ये जो पूरा क्राइटेरिया बेटा, उस बेसिस पे फिर मैंने ये बोला कि इक्विवेलेंट आरएस जो होता है बेटा, वो आपका सबसे ज्यादा स्टेबल दिखाता है। तो ये एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। इसके अलावा अगर कहीं पर इक्विवेलेंट आरएस नहीं मिल रहा है, तो आप जनरल किस चीज को फॉलो करोगे बेटा? यस। अब देखो स्पेसिफिक बना है तो आपको अलग से बताया, अदरवाइज आप जनरल किसको फॉलो करोगे? बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। गॉट इट एवरीवन? क्या समझ पाए मेरी बात को? क्या बोला बेटा? दो इक्विवेलेंट आरएस दिखाना, तो जिसमें ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे रेजोनेटिंग। मैं उस पॉइंट पे भी आने वाला हूं, जो तो आपने पूछा, मैं उस पॉइंट को भी आपको बताने वाला हूं। नेक्स्ट जो पॉइंट था वही था मेरा, कि आपको यह ध्यान देना बेटा, समझिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना आपके लिए सबसे सिंपल है। अगर आप बॉन्ड ऑर्डर से डिफरेंशिएट कर पा रहे हो तो इजीली आप कनेक्ट कर पाओगे। जैसे उसने क्या बोला कि अगर सपोज दो अलग अलग कंपाउंड हैं जिनमें दोनों में इक्विवेलेंट आरएस है, तो क्या देखोगे? जिसके ज्यादा इक्विवेलेंट आरएस है वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये सब बात है। फिर क्या होगी बेटा, मैं इस चीज को यहां कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा ज्यादा डिटेल में, लेकिन ये पूछा है तो मैं आपको उस स्टेटमेंट का रीजन आपको बता दूं। वो पॉइंट में जस्ट कहने वाला भी था कि अगर दोनों मॉलिक्यूल में इक्विवेलेंट आरएस मिलेंगे तो फिर आपको ढूंढने के लिए, क्योंकि उस केस में हम बॉन्ड ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे हैं, हाँ कि ना? तो फिर क्या ध्यान रखना है अपने को? जिसमें जितने ज्यादा इक्विवेलेंट आरएस है, आप इक्विवेलेंट आरएस तो निकाल, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो निकाल सकते हो, और आपको पता चल गया कि वो इक्विवेलेंट है, तो जिसमें ज्यादा होंगे बेटा वो हमारे पास क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। सही है? क्यों? क्योंकि फिर से क्या कहूंगा, ज्यादा बनाएगा तो मतलब वो नेगेटिव चार्ज ज्यादा डीलोकलाइज होते जाएगा ना, तो नेगेटिव चार्ज कम होते जाएगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ते जाएगी। समझे कि नहीं समझे? और अदरवाइज उसके अलावा तो क्या फॉलो करना है अपने? अगर ये दो कंडीशन अपने को नहीं मिलती है, मतलब इक्विवेलेंट आरएस नहीं मिलता है और दो इक्विवेलेंट आरएस वाले केसेस नहीं मिलते हैं, तो अपने को जनरल क्या फॉलो करना है? बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? आपको मैं आपको फिर से बोल दूं, जो उसने क्वेश्चन पूछा, जो मतलब मैं भी बताने वाला था, वो केसेस बहुत रेयर मिलेगा, क्योंकि ये सब ऑर्गेनिक से कनेक्टेड है। अब मैं अभी ऑर्गेनिक की बात नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ऑब्वियस है कि बेटा वो बहुत बड़ा है। मैंने आपको बोला कि वो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग ही लेवल में लेके चलता है, मैं वहां पर बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन वो पॉइंट बस आपको रिकॉल करना था कि अगर सपोज करो कि दोनों में इक्विवेलेंट आरएस हो तो कैसे डिसाइड करोगे? तो फिर क्या डिसाइड करोगे बेटा? जहां पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आरएस ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। गॉट इट? और उसके पीछे रीजन क्या बोला? जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतना नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज ज्यादा होगा, तो डीलोकलाइज जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी अपने आप बढ़ेगी बेटा। समझे? समझे? क्लियर है सबको? ठीक है, इतना समझ में आया बेटा? तो ये रेजोनेंस की कंडीशन, जो भी क्वेश्चन करो उसी बेसिस पे करना, उसी तरीके से सीखिएगा, प्रॉपर पाथ होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको आपके घर के लिए फिर से दे रहा हूं, जो आपको ये घर पे करना है, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में उसको भी डिस्कशन करेंगे। रेजोनेंस का क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना है, ठीक है? उनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाना है, CO, CO2 एंड CO3-2। अब इनमें क्या करना है बेटा? आपको उनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसके बेसिस पर आप कंप्लीटली फिर उसको डिसाइड करोगे। गॉट इट एवरीवन? अरे समझे? क्लियर हुआ?
तो ये था बेटा आपका रेजोनेंस का कंप्लीट पार्ट। आई होप कि इतनी बातें सबको कंप्लीटली समझ में आ रही होंगी। डन? यस और नो? ठीक, हम आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट जो पार्ट है रेजोनेंस के बाद, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अब धीरे धीरे अपने टॉपिक जो बहुत इंटरेस्टिंग वाले पार्ट हैं उनमें हम मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं इतना ही कहूंगा कि बेटा ये सब चीजें आपको अब यहां पर प्रॉपरली उन से कनेक्ट होते हुए चलेंगे जो आगे हमने पढ़ा भी है। भले वो केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट जो आगे हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे चलेंगे। धीरे धीरे हमें बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी बेटा जहां हमें प्रॉपरली ये ऑब्जर्व होगा कि किस तरीके से हमें अब बॉन्ड जो बनाने के लिए, अभी आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है, कॉसल लुईस अप्रोच जो आप देख रहे थे वहां पर, उनके जो पॉइंट्स थे वो सब बेसिक थे। और मैक्सिमम मैं बात कहूं कि अभी तक जितने भी स्ट्रक्चर हमने उस बेसिस पे पढ़े वो सब उसी पे बेस्ड थे। फॉर्मल चार्ज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, रेजोनेंस एक छोटा सा, इसका भी एक इंट्रोडक्शन था, वो मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं जो मूव कर रहा हूं बेटा वो एक्चुअल केमिकल बॉन्ड का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और फिर उसके बेसिस पे उसके आगे के जो डेप्थ लेवल है उसको समझना, एक एक चीज को प्रॉपरली कनेक्ट करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्लीज मेक श्योर, मैं फिर से इतना जरूर कहूंगा कि आपको जो पॉइंट बता रहा हूं पहले उसको आप अच्छे से समझोगे, नोट डाउन करोगे। जब तक आपको जो पॉइंट बताए हैं वो परफेक्ट ना हो तब तक आप बुक से कोई भी चीज पढ़ने को मत जाइएगा, क्योंकि वहां एनसीईआरटी का पॉइंट लिखा है तो एनसीईआरटी में एक पॉइंट के अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं जो आपको कंफ्यूज कर देंगे, जबकि मैं आपको बहुत सिस्टमैटिक तरीके से सीक्वेंस में ले जाता हूं। पहले चीजें बहुत सिंपली आपके दिमाग में सेट हो, वो चीजें आप प्रॉपरली अपने माइंड में सेट कर पाओ, फिर उसके बाद जाके बेटा आप उसको मैं आपको डेप्थ में ले जाऊंगा। आप ये भी देखो कि बेटा एनसीईआरटी में या आपके मॉड्यूल में वो चीजें है ही नहीं, हमने उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें यहां डेप्थ में पढ़ी हैं ताकि केमिकल बॉन्ड आपको परेशान ना करे। क्यों? क्योंकि मैं भी ये चाहता हूं कि अल्टीमेटली केमिकल बॉन्ड एक ऐसा यूनिट है कि अगर आप बॉन्डिंग के बारे में समझ गए ना तो आपको कोई भी कंपाउंड परेशान नहीं करेगा, आप डायरेक्टली उसके बॉन्ड के नेचर के बारे में समझ सकते हो। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ पाए मेरी बात को? ठीक है, तो ध्यान दीजिए बेटा, यहां पर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वीबीटी। ठीक है, सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं बेटा, देखो जब वीबीटी, जिन पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने वीबीटी को डिस्कशन किया तब जाके सब धीरे धीरे उस बॉन्ड के कंप्लीट कंडीशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली, क्योंकि अभी तक हम केवल ये जान चुके हैं कि बॉन्ड कहां पर कितने बनेंगे, कैसे बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे। ये एक बेसिक आइडिया हमने सीखा है जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर ने हमें सिखाया, ठीक है, कि ऑक्टेट रूल फॉलो करते कौन है कौन नहीं करते, ये बेसिक है। अब वीबीटी बताएगा कि कहां पर किस टाइप का बॉन्ड बनना है। जो मैंने एक वर्ड यूज किया था आपको अगर याद हो, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड किया था ना एक दिन, तो वो सब अब यहां पर चीजें आएंगी। अब देखो बेटा यहां पर वो चीजें आ रही हैं, तो मैं इतना ही कहूंगा कि सबसे पहले हम बेसिक चीजों को कनेक्ट करेंगे, उन बेसिक पॉइंट को थोड़ा सा समझेंगे, फिर जाके बेटा बाकी की चीजों को मैं डेप्थ में लेके चलूंगा। यहां पर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे वाले आपको मिलने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सबसे पहले उन बेसिक जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट में, मतलब स्पेशली सेकंड थर्ड यूनिट में पढ़े, मैं उनको थोड़ा सा जरूर रिलेट करूंगा यहां पर, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि वो क्लियर होने चाहिए। क्या होता है बेटा वीबीटी में, जब साइंटिस्ट ने वीबीटी के बारे में डिस्कशन किया, उसने ये बोला कि भाई देखो ये बात सीधी सीधी है और आपने भी अभी तक देख लिया है कि बॉन्डिंग में वही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो रहे हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अकॉर्डिंग टू सेकंड पीरियड एंड अकॉर्डिंग टू थर्ड पीरियड। मैं ये भी जरूर इंट्रोड्यूस करूंगा इसमें, क्यों? क्योंकि सेकंड पीरियड की कोवेलेंसी अलग है, थर्ड पीरियड की कोवेलेंसी अलग है, हर एक एलिमेंट की कोवेलेंसी अलग अलग है, समझे कि नहीं समझे? लेकिन यहां पर बात क्या आ रही बेटा कि ये सबको क्लियरली समझ में आ रहा है कि हमारे पास जो
बॉन्ड बनेगा वो केवल और केवल उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बनेगा। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। सो वीबीटी ने यह बात जरूर कही, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में भी हमने यही देखा कि उन वीबीटी के साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कि वैलेंस बॉन्ड बनना क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज वो अनस्टेबल था तो स्टेबल होना चाहता है, इसे वो बॉन्ड बनाने के लिए इनिशिएट कर रहा है। गॉट इट एवरीवन? क्या मेरी बात सब लोग समझ पाए? तो देखो उसके बेसिस पे उन्होंने एक छोटी सी एक बात कही यहां पर, उस बात को देखते हुए, वो समझाते हुए बेटा आपको यहां पर कंप्लीटली बेसिक एनसीईआरटी का पॉइंट आपको स्टार्ट करता हूं, फिर जाके हम डेप्थ में ले जाएंगे उस कॉन्सेप्ट को। सबसे छोटा सा पॉइंट उनने जो बात रखी बेटा, उसने बोला कि भाई हमारे पास जो मैंने स्टार्ट किया था वहीं से मैं वहीं पर जा रहा हूं, एटम ए एंड बी के बीच में अगर अट्रैक्शन होता है, ये मैंने स्टार्टिंग जब आपको केमिकल बॉन्ड स्टार्ट करे तब भी हमने यही पॉइंट स्टार्ट किया था, मैं वहीं से कनेक्ट करना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इसलिए। तो इनमें अगर अट्रैक्शन हो रहा तो क्या रीजन है कि इनके बीच में अट्रैक्शन होगा? यहां ध्यान दीजिएगा बेटा, एटम ए है, इस एटम ए में मैं ये कहता हूं कि बेटा ये इसका न्यूक्लियस है, जिसे हम न्यूक्लियस ऑफ ए कह सकते हैं। इसके सराउंडिंग में यहां पर इलेक्ट्रॉन, सपोज करो, अब मैं उसकी पोजीशन को अभी थोड़ी देर के लिए फिक्स मान के चल रहा हूं, ये सबको पता है कि अगर मैं उसकी पोजीशन ऑब्जर्व करता हूं अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, या तो आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देख पाओगे या उसका मोमेंटम देख पाओगे, दोनों एक साथ नहीं देख सकते हो। अगर मैं उसकी पोजीशन यहां पर लिख रहा हूं तो मेरे लिए आप पोजीशन फिक्स हो गई, उस समय मैं मोमेंटम की बात नहीं कर पाऊंगा। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, ऐसे ही बेटा हमारे पास यहां पर अगर मैं बात करूं बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूक्लियस ऑफ बी है, तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं बेटा ये इलेक्ट्रॉन ऑफ बी होगा। समझे कि नहीं समझे? तो अब कंडीशन क्या है सोचिएगा बेटा, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, जब तक बातें समझ में नहीं आएंगी तब तक ये चीजें आपको परेशान करेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं सुनिएगा पहले मेरी बात को, फिर मैं आपको ऐसा होगा तो लिखने के लिए टाइमिंग दूंगा। पहले मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनिएगा। यहां क्या हुआ बेटा, आपको भी पता है कि इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। सेम यही कंडीशन यहां पर भी होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, जो भी आप बोलो बेटा। अगर किसी को दिक्कत आ रहा है बेटा तो अट्रैक्टिव फोर्स भी लिख सकता है बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बुक में ऐसा भी लिखा होगा अट्रैक्टिव फोर्स कहके, तो डाउट नहीं होना चाहिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वी नो दैट द चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो यहां इस पे नेगेटिव है इस पे पॉजिटिव है, तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी वो एटम रह सकता है। समझे? अब जब ये कंडीशन आई कि बेटा हमारे पास दो एटम है, उनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये बात सही है कि अट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये अट्रैक्शन तो पहले से था, ये जो अट्रैक्शन है ये तो पुराना है ना, लेकिन एक अट्रैक्शन अगर उन एटम के बीच में बढ़ रहा है तो इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स ओवरऑल बढ़ना चाहिए, हाँ कि ना? बात सही है। अब वो कैसे बढ़ेगा? अब वो बढ़ेगा बेटा, ये हमारे पास ये जो कंडीशन है, देखो इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूं ताकि आपको प्रॉपरली पता चले। ये जो होगा इनके बीच में यहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग सकता है, पहले तो ये सोचो, इसे भी मैं अट्रैक्टिव फोर्स ही बोलूंगा, हाँ कि ना? अरे समझ पा रहे मेरी बात? क्यों हो रहा है? इसके रीजन सब ये है, अगर वो दो एटम एक दूसरे के पास में आना चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन को इसका न्यूक्लियस खींच भी रहा होगा, तभी तो पास में आएंगे। भाई दोनों के बीच में अट्रैक्शन, स्टार्टिंग में मैंने आपको जो डायग्राम बनाया था कि पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, तो यहां चल क्या रहा है बेटा कि दोनों के अंदर म्यूचुअल शेयरिंग होना चाह रहा है, वो म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बेटा हमारे पास ये कंडीशन इनिशिएट हो रही है। अंडरस्टूड एवरीवन? तो अगर इनिशिएट हो रही है तो बेटा वो अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के, अट्रैक्शन फोर्स को बढ़ा रहे हैं, तो अट्रैक्शन फोर्स तभी बढ़ पाएगा बेटा जब इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस खींचेगा भी, ये भी पॉसिबल कंडीशन है। अट्रैक्शन फोर्स की जितने भी टाइप के अट्रैक्शन फोर्स होंगे हम देखेंगे, अरे समझे? सेम थिंग बेटा, ये भी तो एक अट्रैक्शन फोर्स को बढ़ाएगा ना, तो ये भी हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेगा, जैसे मैं अट्रैक्टिव फोर्स कह सकता हूं। एनी डाउट? मेरी बात सबको समझ में आ रही? अब मुझे बताइए बेटा, जब अट्रैक्टिव फोर्स लगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, वो एटम एक दूसरे के पास में आएंगे, हाँ कि ना?
अब एटम एक दूसरे के पास में आ रहे हैं तो ऑब्वियस है कि बेटा जैसे जैसे पास में आएंगे रिपल्सिव फोर्स भी बढ़ेगा। अब वो रिपल्सिव फोर्स कौन कौन से होंगे बेटा? ये इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है, मैं इसको ऐसे ही दिखा दे रहा हूं कंप्लीट। और साथ में क्या हो बेटा? न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में लगने वाला, हाँ कि ना? अब शायद मेरी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी कि भाई मैं क्या कह रहा था कि भाई उसमें जब तक मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा वहीं बॉन्ड बन जाएगा। अगर उसके बाद भी अट्रैक्शन बढ़ा तो फिर वो पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा देता था। ग्राफ याद आ रहा है पूरा सबको? कनेक्ट हो रहा है? तो मतलब देखो अब क्या होगा कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, नजदीक आना स्टार्ट हुए, तो एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर मैक्सिमम अट्रैक्शन मिल जाएगा, वो अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम हो गया, तो इसका मतलब अब यहां पर बॉन्ड बन जाना चाहिए। और अगर बॉन्ड बन गया इसका मतलब स्टेबल होगा। लेकिन इसके बाद भी अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा, इसके बाद भी अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा, तो मैंने आपको क्या बोला, फिर क्या होगा? न्यूक्लियस न्यूक्लियस और या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में आपको रिपल्सन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और तो अब रिपल्सन बढ़ेगा तो अनस्टेबिलिटी क्या होगी बेटा? बढ़ना स्टार्ट। तो अनस्टेबिलिटी बढ़ना स्टार्ट मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना स्टार्ट। तो वो ग्राफ जो ऊपर को गया था वो क्यों गया था? अब कनेक्ट हो रहा है? वो यहां से भी समझ में आना चाहिए। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये कंडीशन कनेक्ट हुई सबको? ये बताइए यस और नो। तो पॉइंट क्या है बेटा? इनके बीच में रिपल्सन बढ़ने के लिए मेजर फैक्टर कौन है कि दोनों में अट्रैक्शन तो हो रहा है, और इन दोनों में अट्रैक्शन होने की वजह से ये रिपल्सिव फोर्स का इनिशिएशन होना मस्ट था, तो इनिशिएट भी हुआ। लेकिन मैं कह रहा हूं कि बेटा बॉन्ड कहां पर बनेगा? जहां पर वो अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम हो गया, अब उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर उससे ज्यादा पॉसिबल हुआ तो मैंने क्या बोला? रिपल्सिव फोर्स उसके रिस्पेक्ट में ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर तो अनस्टेबल होगा ही होगा, तो फिर वहां तो बॉन्ड बन ही नहीं सकता है बेटा। तो इसका मतलब मेरे लिए क्या है बेटा? अगर मैं कह रहा हूं कि वो स्टेबल हो रहे हैं और बॉन्ड बन रहा है, सुनिएगा बात को, फिर से कहना चाह रहा हूं कि बाद में डाउट नहीं उठना चाहिए, क्योंकि ये चीजें बहुत क्लियर कट समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल है। तो मैक्सिमम अट्रैक्शन यहां हो चुका है और इससे ज्यादा अट्रैक्शन उसमें पॉसिबल नहीं है, तो भाई बॉन्ड बन जाना चाहिए, हाँ कि ना? लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं बेटा अगर ध्यान दीजिए कि यहां पर वो अट्रैक्शन हुआ, मैक्सिमम हो गया, बॉन्ड इनिशिएट हो भी रहा था, लेकिन इसके बाद भी अट्रैक्शन बढ़ गया, तो अब रिपल्सन फोर्स भी तो उसी रेशियो में बढ़ेगा ना। तो फिर क्या होगा बेटा? हमारे पास वहां पर उस पर्टिकुलर कंडीशन में वहां पर रिपल्सिव फोर्स बढ़ने की वजह से अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, जिससे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। आगे जाके इसी के बेसिस पे एक पॉइंट जरूर बोलूंगा, फिर से अब ये जरूर कह दूंगा कि यहां से वो याद रखना कि ये पॉइंट जो बोला है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के बेसिस पे आगे एक पॉइंट कनेक्ट जरूर करूंगा। समझे? इतना कनेक्ट हुआ सबको? अब आप नोट डाउन कर सकते हो, लेकिन यहां पर थोड़ा सा एक पॉइंट में और आपको बोलूंगा जरूर। अगर इतना समझे तो मैं ये कह सकता हूं कि आप कनेक्ट करिए अट्रैक्टिव फोर्स, यहां जो ग्रीन वाले हैं और जो ब्लू वाले हैं, इनसे क्या होगा बेटा? द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स, सो दैट्स व्हाई द बॉन्ड इज फॉर्म्ड। इस कंडीशन में ही केमिकल बॉन्ड आपका फॉर्म होगा। इज दैट क्लियर? समझे कि नहीं समझे? अगर बेटा आपका यहां पर केमिकल बॉन्ड का बनना मस्ट है, आप ये कहना चाह रहे हो, तो फिर ये कंडीशन होना मस्ट है कि भाई वहां पर अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर होना चाहिए। अगर अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर नहीं होगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा। और मैंने आपको क्या बोला कि अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर होने की वजह से बॉन्ड जहां पर बन चुका है, अब अगर उसके बाद भी वो अट्रैक्शन कर रहा है तो फिर वो उसके लिए रिपल्सन की बात इनिशिएट कर देगा। समझे? क्योंकि हमें भाई और पास आएंगे तो और अट्रैक्शन बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ में रिपल्सन भी तो बढ़ेगा। समझे? ठीक है, तो वही कंडीशन है बेटा, उस बेसिस पे आप इस चीज को कंप्लीटली कनेक्ट कर सकते हो। ये बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट? बताइए जल्दी से। पक्का? अरे पक्का, गुड। अब अगर ये समझ गए तो अब मैं यहां पर ये समझाना चाह रहा हूं, अब आप चीजों को थोड़ा सा कनेक्ट करिएगा। भाई ये इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन की बात करूं, ये इलेक्ट्रॉन जिस भी सेल में प्रेजेंट है, जिसे हम वैलेंस सेल बोल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कोई सबशेल होगा,
भाई एस होगा, पी होगा, डी होगा, जो भी है। जनरली ये ध्यान दो बेटा कि एस हमारे पास अगर होगा तो एस ब्लॉक एलिमेंट की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनने वाला। ये सबको क्लियर हो रहा है? वहां कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक। क्योंकि मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड बनना दैट इज डिफरेंट थिंग, वो अलग पार्ट है। लेकिन अदरवाइज बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट जनरली क्या इनिशिएट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन देना उनके लिए इजी है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से बेटर उनके लिए देना इजी है। समझे कि नहीं समझे? तो वहां म्यूचुअल शेयरिंग होना डिफिकल्ट है। अंडरस्टूड एवरीवन? तो मैं बात ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि ये इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी सबशेल में तो प्रेजेंट होंगे, बस इतना हम समझे। अगर सबशेल में होंगे तो ऑर्बिटल में भी होंगे, हाँ कि ना? अब देखो बेटा बहुत इंटरेस्टिंग बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग ये है जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि म्यूचुअल शेयरिंग, जो मैंने आपको स्टार्टिंग से कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताया, तो वो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जिस भी ये आपके सबसेल में प्रेजेंट होगा वहां कोई ना कोई ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे वो एस में है, पी में है, वो इलेक्ट्रॉन ये जो होंगे बेटा किसी ना किसी ऑर्बिटल में तो प्रेजेंट होंगे। अब क्या हो रहा है बेटा? अब मेरी बात को सुनिएगा, पहले सुन लेना फिर लिख लेना। मैं मना नहीं कर रहा हूं लिखने के लिए, लेकिन प्लीज मेरी बात को पहले समझने की कोशिश करिएगा। अब हमें यह पता है बेटा कि सपोज करो ए एटम है, उसका वो जो इलेक्ट्रॉन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रेजेंट है, ई ऑफ ए। बी एटम है, मैं इसलिए एक से दिखा रहा हूं, अब आपको इसी तरीके से बाकियों के लिए भी विजुलाइज करना है। और ऐसा नहीं कि सबके लिए ऐसा बनाओगे, ये केवल आपको समझाने के लिए बताया। क्यों? क्योंकि ये बात सीधी सीधी बेटा ना, ऑर्बिटल हम बस बना रहे हैं, कोई हमें दिखने वाला नहीं है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है ना? तो अब हमें विजुलाइज करना है ये चीज को, फिर माइंड में विजुलाइज, हर केस में ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। अंडरस्टूड एवरीवन? ना ऐसा कोई डायग्राम आप देखोगे, मैं जो बना रहा हूं ऐसा कोई देखोगे भी नहीं, ये तो केवल जस्ट आपको समझाने के लिए, ध्यान रखिएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि अगर ये दोनों एटम एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, पास में आएंगे तो ऑब्वियस है कि बेटा अब ये दो इलेक्ट्रॉन यहां भी रहना चाहेंगे, यहां पर भी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन मिलकर म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं, तो दोनों के पास में रहना चाहेंगे। तो अल्टीमेटली इस बेसिस पे क्या होगा कि इन दोनों में जो पास में आएंगे तो उससे एक कॉन्सेप्ट इनिशिएट होता है जिसे हम बोलते हैं बेटा ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं? ठीक है, मैं इनके बेसिस पे लिख रहा हूं यहां पर, जिससे टर्म इंट्रोड्यूस होता है बेटा ओवरलैपिंग। एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है बेटा ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात समझा रहा हूं, शायद सबको कनेक्ट हो जाएगी, कोई डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है। ध्यान दीजिए बेटा, अगर मैंने ये अपने में हैंड से ही आपको बताना चाह रहा हूं, अगर मैंने इन दोनों को एक दूसरे के नजदीक लेके आया बेटा, तो अभी एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। जैसे मैंने कहा कि ये दूसरे का ये पॉइंट क्या कहलाएगा? ये इनका टच पॉइंट कहलाएगा। इज दैट क्लियर? समझ पा रहे हैं ना? ये अगर यहां पर हम बात करें बेटा, ये एक दूसरे से अटैच हो चुके हैं, यही बात कहूंगा ना? समझे कि नहीं समझे? लेकिन अब मैं बात करना चाह रहा हूं बेटा कि ये इसमें ओवरलैप होना स्टार्ट हुआ। क्या हुआ कि ये ओवरलैप होना, दैट इज द प्रोसेस ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, ये एक दूसरे से ओवरलैप होना स्टार्ट हो गया, ये ओवरलैपिंग प्रोसेस है। क्या समझ पा रहे हैं सब लोग? ठीक है, तो इस तरीके से अब ये ओवरलैपिंग कितनी हो सकती है? आप देखो इससे आगे तो जा ही नहीं सकती है, क्योंकि उसके बाद तो ये कंडीशन आ जाएगी ना, तो दैट इज नॉट अ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब दोनों का म्यूचुअल शेयरिंग होने के लिए इसका भी जो पार्ट ओवरलैप हो रहा है वो, इसका जो पार्ट ओवरलैप हो रहा है वो यहां से बाहर निकल गया, मतलब वो ओवरलैपिंग नहीं कहलाएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? सो दैट इज द ओवरलैपिंग। समझ पाए सब लोग ओवरलैपिंग क्या है? एक दूसरे के ऊपर इनिशिएट करना कि भाई दोनों क्या हो जाए बेटा। जैसा आपने देखा बेटा, वो बोलते हैं ना नाग नागिन का पूरा जो आपका पेयर होता है, वो जो पेयर होता है बेटा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, वो भी ओवरलैपिंग प्रोसेस ही है। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, वो ओवरलैपिंग प्रोसेस की वजह से कंप्लीटली वो कंडीशन बन रही है बेटा। तो वो जो मैं बात कर रहा हूं सेम उसी तरीके से कि यहां पर क्या हुआ कि इस फिंगर ने इसको एक स्पेस दिया ताकि ये जो फिंगर है वहां पर इंट्रोड्यूस हो पाए।
तो एक स्पेस जो मिला उसकी वजह से जैसे इंट्रोड्यूस हुआ बेटा, तो ये दोनों का दोनों, ये फ्री स्पेस जो था बेटा वो कंप्लीटली ऑक्यूपाई होके ये यहां पर इस तरीके से फॉर्मेशन किया जो कंप्लीटली ओवरलैपिंग को शो करता है। इज दैट क्लियर? क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर हुआ? ओके अब देखो बेटा, मैंने आपको बोला कि यहां से एक पॉइंट इनिशिएट हुआ ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग के बेसिस पे बात क्या बनी कि ओवरलैपिंग क्यों हुई। ओवरलैपिंग होने से क्या हुआ कि इसके और इन दोनों के जो वो ऑर्बिटल थे उससे ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन दोनों से निकल के दोनों के बीच में आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा, दोनों से निकल के, यहां से ऑर्बिटल से निकला, सपोज करो ये ऑर्बिटल का पार्ट है यहां तक, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पर। अब देखो बेटा ये दिखता नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर दिखता तो मैं आपको दिखा सकता था। तो हमें विजुलाइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट। बेटा ज्यादा प्रॉब्लम है तो बोल देना भाई, है ना, तो खुद तो परेशान हो ही रहा है, दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहा है। अपन क्लास में बैठे हैं कि महफिल में बैठे हैं, कि अपन को महफिल सजानी है बस, मजे करने हैं तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। देख ये रिमोट है, बंद कर देता हूं, बाकी सबसे पूछ ले, मैं मजे भी करवा सकता हूं। हाँ कपिल शर्मा नहीं हो इतना पता है बस, कि 24 घंटे हंसा पाऊंगा। जब पढ़ाई की बात चली कम से कम अपन ध्यान देना बेटा यार टॉपिक पे। हर चीज का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में। ओके तो मैं बात कर रहा हूं बेटा कि वो जो प्रोसेस है वो ओवरलैपिंग से हो क्या रहा है बेटा, ये समझने की बात है। क्यों? क्योंकि ये मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि ये इलेक्ट्रॉन अगर इन दोनों के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होती है, क्योंकि अभी तक तो हमने बात इतनी कर रखी है कि म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, तो इसका मतलब म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, तो इसका मतलब बेटा ये इलेक्ट्रॉन यहां भी रहना चाहेगा, मतलब पेयर के फॉर्म में रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां भी रहना चाहेगा, हाँ कि ना? बात समझ में आ रही? अगर वो ऐसा करेगा बेटा तो फिर उनको ओवरलैप करना पड़ेगा। तो मैं पॉइंट ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ओवरलैपिंग इंट्रोड्यूस हुआ तो उसके पीछे रीजन क्या है कि वो म्यूचुअल शेयरिंग के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन दोनों के ऑर्बिटल में रहना चाह रहा था, इसलिए ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। क्या मेरी बात कनेक्ट हुई सबको? मेरी बात कनेक्ट हुई? अगर मैं ये पूछूं बेटा कि ओवरलैपिंग क्यों आई, तो क्या कहोगे कि इलेक्ट्रॉन जिन दो एटम या जिन दो सबसेल के बीच में वो उन पर्टिकुलर ऑर्बिटल में था, वहां से जब म्यूचुअल शेयरिंग हुई तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो दोनों के दोनों ऑर्बिटल में रहना चाहता था, इसलिए अब ओवरलैपिंग होना स्टार्ट हुई। अब बताओ, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, ये कनेक्ट वहीं से करना जहां से मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो आप समझ पाओगे। आप जब म्यूचुअली मिलके, सपोज करो आप कोई एक आइटम लेते हो या बुक्स ले रहे हो, आप सपोज करो एक आपने बुक ली मार्केट से बेटा, तो आपने म्यूचुअली शेयरिंग के बेसिस पे वो बुक ली कि भाई दो लोगों ने मिलके वो बुक ली कि भाई हाँ भाई तेरा भी काम बन जाएगा, अपने आप हम लोग मिलके काम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, वो बुक में इक्वल शेयरिंग, शेयर होल्डर दोनों का है, तभी म्यूचुअल शेयरिंग बोला जाएगा बेटा। अब मुझे एक चीज बताओ, इससे क्या समझ में आ रहा है कि वो बुक को अब आप कैसे पढ़ोगे? ऐसा तो नहीं कि वो बुक का हाफ कर लो तो कर लेते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर सपोज करो कोई आप ऐसा आइटम लो जिसका आप हाफ नहीं कर सकते हो, तो मैं कह रहा हूं बेटा वो चीजें डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो हम उस पॉइंट पे ज्यादा समझे तो बेटर है। तो अब मेरी बात समझने की कोशिश करना बेटा कि अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो आपने एक पूरा बुक ली उसमें आपने कहा कि इक्वल शेयरिंग था आपका, तो ऑब्वियस है कि अब आपको अगर सपोज जो बुक आपको पढ़नी है तो आप सामने वाले से पूछोगे भाई तूने 20 डेज तूने वो पढ़ लिया, मुझे दे दे, ऐसा ही होगा। तो कुछ टाइम के लिए उसके पास थी तो कुछ टाइम के लिए इसके पास होगी। बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूं मैं? तो अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आपके पास कुछ टाइम रही तो कुछ टाइम के बाद आप उसको रिटर्न करोगे, उसके पास भी रहेगी। तो ये कंप्लीट एक्सचेंज के बेसिस पे कि आप म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे वो आप बुक को अपने पास भी रख पा रहे हो
इसके पास भी रह रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो वही म्यूचुअल शेयरिंग के बेसिस पे बेटा वो इलेक्ट्रॉन पेयर इसके ऑर्बिटल में भी रहता है और वो इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास पे भी रहता है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस और नो? कनेक्ट हुई मेरी बात सबको अच्छे से? यस और नो? पता चला? ओके। तो अब अगर समझे तो ये तभी पॉसिबल है जब ओवरलैपिंग होगी। अगर ओवरलैपिंग नहीं होगी तो ये पॉसिबल। तो कंडीशन ही है बेटा कि आप ओवरलैपिंग करवाओगे तो ही ये हमारे पास क्या होगा, आपके वो दोनों के ऑर्बिटल में रह पाएगा। और कैसे रह पाएगा मैंने आपको समझा दिया। समझे कि नहीं समझे? मतलब म्यूचुअल से देखो अब क्या हुआ मैं आपको वो भी समझाता हूं। आपने म्यूचुअली मनी दोनों ने एक साथ कलेक्ट करके रखी, मार्केट में गए, बुक्स ली, तो ऑब्वियस है कि इसके पीछे जब वो मार्केट में गए तो आपके दोनों के जो मनी थे वो एक साथ दिए ना आपने। जो जहां से भी बुक ली आपने उस शॉप में से, उस स्टेशनरी की शॉप में से आपने उसको पैसे एक साथ दिए होंगे ना? यस और नो? तो क्या मैं उसको बोल सकता हूं वही ओवरलैपिंग है? हाँ कि ना? तो वो ओवरलैपिंग के बेसिस पे आपको जो मिला वो अब क्या है, दोनों के पास रह सकती है। तो कुछ टाइम आपके पास, कुछ टाइम इसके पास। तो वो कंडीशन ही क्या है बेटा कि म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से आपका वहां शेयर होल्डर उस पर्टिकुलर पार्ट में इक्वली है, इसलिए कुछ टाइम आप रख सकते हो तो कुछ टाइम ये भी रख सकता है। तो वो दोनों के पास रहेगा, जिससे दोनों का यहां पर क्या हो रहा है बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट होने की टेंडेंसी बन रही है। भले ही यहां पर वो है कि नहीं उससे मुझे मतलब नहीं, जो ऑक्टेट कंप्लीट करने की टेंडेंसी होती है या जो स्टेबल होने की टेंडेंसी होती है। अगर मैं बात करूं ज्यादा स्टेबल होने के लिए तो स्टेबल में सब आ जाएंगे, हाइपर वैलेंट भी आ जाएंगे जिसे हम सुपर ऑक्टेट कंपाउंड बोल रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? क्या मेरी बात कनेक्ट हुई सबको? तो ये ओवरलैपिंग बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब बेटा जब ये ओवरलैप किया, अब कैसे करेंगे, किस टाइप के है वो बात की बात है, वो हम इसी में आगे कनेक्ट करेंगे इसके बाद। लेकिन इतना समझो, ये ओवरलैपिंग के लिए इनिशिएट करेंगे, ये बात तो सीधी सीधी हो गई, हाँ कि ना? अब बेटा अगर ये म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, इसका मतलब आपस में एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, तो क्या होगा, ओवरलैपिंग। क्या होगा? यस। अब जब ओवरलैपिंग होगी बेटा तो अब कंडीशन बहुत इंटरेस्टिंग यहां पर आती है कि इन दोनों में से जब ये ऑर्बिटल एक दूसरे के पास में आएंगे, अब इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिखा है, एक दूसरे के पास में आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से है, एक लिमिट तक ये पास में आने वाले अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। जैसे वो पास में आए बेटा तो अब क्या होगा, एक का स्पिन चेंज होगा, एक का क्या होगा, स्पिन चेंज। अभी देखो दोनों का स्पिन सेम दिख रहा है, लेकिन ये जैसे ही अट्रैक्ट करेंगे बेटा ना तो अब इनका स्पिन चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो बात सीधी सीधी है, समझना मेरी बात को, क्योंकि अगर आप समझोगे नहीं तो कनेक्ट कभी नहीं करेगा। थोड़ा सा अपने को सोचना है और कुछ नया नहीं है ना बेटा। देखो सीधी सी बात है, एक एटम चाह भाई मैं भी बॉन्ड बनाऊं, दूसरा एटम चाह रहा मैं भी बॉन्ड बनाऊं, तो कॉम्प्रोमाइज तो दोनों को करना पड़ेगा ना किसी ना किसी बेसिस पे, हाँ कि ना? अब ऑब्वियस है कॉम्प्रोमाइज क्या है कि भाई इसका स्पिन जैसा है, इसने बोला कि मैं भी ऐसा स्पिन रखूंगा, इसने बोला मैं भी ऐसा स्पिन रखूंगा, अपना चेंज नहीं करेंगे, तो क्या होगा, ऑब्वियस बॉन्ड बनने वाला है नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि बॉन्ड बनने के लिए दोनों के स्पिन का अपोजिट होना मस्ट है। अब भले ये करे भले ये करे, ये तो मैं नहीं पहचान सकता हूं या ना मैं कह पाऊंगा कि कौन अपना स्पिन को अपोजिट करेगा। ये कहना इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, अगर मैं बात जनरली करूं। लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि बेटा क्योंकि हमें ये बात तो सीधी सीधी है, ऑर्बिटल दिख नहीं रहा, शेप अगर हम सबशेल की बात करें वो नहीं दिख रहे हैं, उसके शेप हमें नहीं दिख रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहा है, तो स्पिन को अपोजिट कर पा रहे हैं, ये अपने को कैसे पता चल रहा है? क्यों? क्योंकि उनमें दोनों में रिपल्सन नहीं हो रहा है। नहीं तो इलेक्ट्रॉन पास में आएंगे तो रिपल्सन तो होगा ना बेटा। लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं होने के पीछे, सॉरी रिपल्सन नहीं होने के पीछे क्या है बेटा कि यहां पर जो ऑटोमेटिकली जो स्पिन आया, ये सेम स्पिन वाले थे, अट्रैक्शन हुआ तो स्पिन हो जाएगा अपोजिट, तो स्पिन अब ऐसा दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो ये इस टाइप से पूरा प्रॉपरली रह पाएंगे।
अब ये ऑर्बिटल क्या कहलाता है बेटा, ये ऑर्बिटल ए के लिए भी होगा, ये ऑर्बिटल बी के लिए भी होगा। अब वो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कभी इसके पास होंगे, कभी इसके पास होंगे, इस तरीके से वो पूरा प्रोसेस चलेगा। बट द पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अपोजिट स्पिन होगा तभी वो अट्रैक्ट कर पाएंगे। क्यों? मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर एक घर में या एक रूम में दो लोग रह रहे हैं तो एक बंदा अगर गुस्सा कर रहा है तो दूसरे को शांत होना पड़ेगा, हाँ कि ना? अगर दोनों लड़ते रहेंगे बेटा तो फिर कभी मुद्दा सुलझेगा नहीं, सही है? कभी कोई कॉम्प्रोमाइज कंडीशन आ ही नहीं सकती। तो यहां पर सेम ये है कि अगर ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, तो बेटा तो एक दूसरे के पास में आराम से रह ही नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से वो स्टेबल बन पाए। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन जब रहते हैं तो उनका स्पिन अपोजिट होना मस्ट है, तभी वो स्टेबल रह पाएंगे, क्योंकि उनका मैग्नेटिक फ्लक्स का जो रिजल्टेंट आता है बेटा वो जीरो होता है। ये वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है, समझे कि नहीं समझे? तो अब अगर वो जीरो होगा तभी तो रह पाएंगे, अगर वो जीरो बन ही रहा है बेटा तो रहना चाहेंगे क्या? समझे कि नहीं समझे? तो क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, जब वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ओवरलैप होने के लिए इनिशिएट कर रहे हैं बेटा, तो उन दोनों में से किसी एक का स्पिन अपोजिट होना मस्ट है। मैंने क्या बोला, किसका होगा ये नहीं बता सकते। इट इज नॉट अ प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, ये केवल देखा गया कि वो स्टेबल रह रहे हैं तो तभी पॉसिबल है बेटा जब उनका स्पिन अपोजिट हो। गॉट इट एवरीवन? तो स्पिन अपोजिट हुआ, तो अपोजिट होने की वजह से बेटा अब वो क्या करेंगे बेटा, जो ओवरलैपिंग हुई इस जोन में, अब ध्यान दो बेटा, अभी तक वो कहां थे पता नहीं, अब ये जो ओवरलैपिंग पार्ट है, अब वो इलेक्ट्रॉन इस जोन में रहेगा। ये जो ओवरलैपिंग हुई ना पूरा पार्ट, ये पूरे पार्ट में, इस ओवरलैपिंग वाले पार्ट में ही हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं, दोनों के दोनों। वो इसके पास भी रहेंगे, वो इसके पास भी रहेंगे, तो दोनों के साथ में वो रहने वाले हैं। गॉट इट एवरीवन? इस तरीके से कंप्लीटली बेटा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, दैट इज द इनिशिएशन। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? तो फिर मैं ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट में मूव करूं। डन? क्लियर है सबको? तो बेटा अब जब ये कहानी चली तो हमें देखा गया कि भाई ओवरलैपिंग को जब ऑब्जर्व किया गया कि भाई ओवरलैपिंग क्या है, कैसा है, तो ये सब चीजें निकल के बाहर आई कि भाई किस में किस टाइप की ओवरलैपिंग होगी, क्या कंडीशन है, किस तरीके से आप ऑब्जर्व करोगे कि ओवरलैपिंग इस टाइप से चल रही है। तो उन सभी चीजों को ध्यान रखने के लिए सबसे पहले बेटा यहां पर एक पॉइंट आता है, ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो उसमें दो तीन चीजें जो पहले मुझे समझानी है वो मैं आपको लेके चलूंगा, फिर मैं ओवरलैपिंग के उस पर्टिकुलर पार्ट में ले जाऊंगा। ओवरलैपिंग में बेटा सबसे पहले हमें जो जानने की जरूरत, देखो हर एक का तरीका अलग है बेटा, मेरा तरीका इस बेस पर अलग है क्योंकि मैं आपको चीजों को इसलिए सिंपल करके रखना चाहता हूं ताकि आपके दिमाग में प्रॉपरली वो सेट हो। ओवरलैपिंग के लिए सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है बेटा, जो पहला पॉइंट जो मुझे आपको समझाना है, क्योंकि अभी ओवरलैपिंग बता नहीं रहा हूं कि वो ओवरलैपिंग क्या हो रही है, सबसे पहले मुझे ये बात करनी है। INA, इसको बोलते हैं बेटा इंटर न्यूक्लियर एक्सेस। याद करो मैंने जेड एक्सेस को इंटर न्यूक्लियर एक्सेस बोला था, तो इसको जरूर लिख लेना बेटा। चलो मैंने वो बोल रखा है, बता रखा है, तो मैं उसको थोड़ा सा रिपीट करते हुए आगे चल रहा हूं, लेकिन ये बोल तो रखा ना, जेड को हम इंटर न्यूक्लियर एक्सेस लेंगे क्या। मींस बेटा इंटर न्यूक्लियर एक्सेस का मतलब क्या है, वो एक्सेस जिसके अलोंग में ओवरलैपिंग करवाऊंगा। यस और नो? वो एक्सेस जिसके अलोंग में ओवरलैपिंग करवाऊंगा, दैट इज नोन एज इंटर न्यूक्लियर एक्सेस। मतलब जिस एक्सेस के अलोंग ओवरलैपिंग होगी बेटा, उसी को हम इंटर न्यूक्लियर एक्सेस बोलेंगे। एंड सेकेंड थिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग INA जेड एक्सेस को लिया जाता है, तो लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना, INA, ये बात तो सीधी सीधी है, किसी को भी ले सकते हो ना, ये तो समझ पा रहे हैं सब लोग। देखो ये बात सीधी सीधी मैं आपको इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि INA जरूरी नहीं है कि बेटा एनसीईआरटी ने अगर जेड एक्सेस माना है तो जेड एक्सेस ही लेना है। कॉन्सेप्ट सबके लिए सेम चलेगा, ये बात फिक्स है, लेकिन INA तो वो किसी को भी मान सकता है ना, हाँ कि ना। अब देखो क्या हुआ, एनसीईआरटी में
जो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, क्योंकि हम एनसीईआरटी के बाहर चीजों को नहीं ले जाते हैं, ये बात सीधी सीधी है बेटा, क्योंकि हमें उस सिलेबस का ध्यान रखना है जो कंपटीशन में आपका पूछा जाता है। क्वेश्चन में अगर आपसे बात करूं बेटा, क्वेश्चन में तो वो हाइपोथेटिकली, देखो एनसीईआरटी ने जेड एक्सेस को आईएनए माना है, अब अगर उसने क्वेश्चन को वाई एक्सेस को एक आईएनए मान के क्वेश्चन बना दिया आपके, चाहे जेई में चाहे नीट में, अब आप लड़ने ये तो नहीं जाओगे कि भाई आईएनए आपने चेंज कैसे कर दिया, एनसीईआरटी में तो जेड एक्सेस दिया। ये गलत स्टेटमेंट। आप आईएनए किसी को मान सकते हो, ये मैं बोल चुका हूं। इज दैट क्लियर एवरीवन? लेकिन एनसीईआरटी में जेड एक्सेस को आईएनए मान के सभी चीजों को रिलेट उसी से किया है, ताकि एक कॉन्सेप्ट हमें उसी से समझ में आए, फिर आप उसके बेसिस पे रिलेट सबको किसी भी उसी तरीके से कर सकते हो। अगर मैं सपोज एक क्वेश्चन में आईएनए को जेड एक्सेस मान के चलो, एक में वाई एक्सेस को मान के चलूं, मैं उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो बनेंगे सभी में कॉन्सेप्ट तो सेम ही चलेगा ना। तो उसने अब जितनी भी थ्योरी, वीबीटी है, हाइब्रिडाइजेशन है, या वीएससीपीआर थ्योरी है, एमओटी है, सबको उसने आईएनए क्या माना बेटा? जेड एक्सेस। अब क्यों? क्योंकि उसने बेटा अगर जेड एक्सेस मान लिया है तो उसी के बेसिस पे वो एक्सप्लेन कर रहा है सभी कॉन्सेप्ट को, क्योंकि हर जगह वो चेंज करके जाता तो ऑब्वियस है आपको, आप लोग भी कंफ्यूज होते हैं। इसलिए बात ये आ रही है, मैं फिर से ये कहना चाह रहा हूं कि आईएनए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जेड एक्सेस है, बट क्वेश्चन में वो आईएनए कोई भी बना सकता है, ये आपको कनेक्ट करना होगा। इतना दिमाग तो हम लगा सकते हैं ना, हाँ कि ना? तो ये ध्यान रखिएगा बेटा कि नॉट ओनली कि भाई एनसीईआरटी में आईएनए जेड एक्सेस दिया है बेटा, हमें उसको बेस मान के डिस्कशन हमें वहीं से करना है, ताकि आपको कभी भी आप थ्योरी पढ़ो तो आपको दिक्कत ना हो। लेकिन मेरा कंसर्न यह बेटा कि आईएनए क्वेश्चन के बेसिस पे कहीं किसी को भी बना सकता है। डन? इतना समझे? तो पहला पॉइंट बेटा इंटरन्यूक्लियर एक्सेस, इसका मीनिंग क्या है? जो जिस एक्सेस की हम बात करेंगे उसी एक्सेस के अलोंग मुझे ओवरलैपिंग करने की बात करनी है। अगर उसके परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, अगर उसके दूसरे प्लेन में रहेगा तो क्या होगा, द सेकेंडरी पार्ट, वो ओवरलैपिंग का पार्ट है, वो हम जाएंगे। लेकिन पहले क्या समझना है कि जिसे मैंने आईएनए मान लिया बेटा, वो ओवरलैपिंग उस एक्सेस के अलोंग अगर हम कर रहे हैं तो किस टाइप की कंडीशन होगी, और उसके अगर परपेंडिकुलर है तो किस टाइप की कंडीशन होगी, उन चीजों में हम यहां पर मूव करेंगे। गॉट इट? समझे? समझे? ठीक। अब ध्यान दो बेटा, इंटरन्यूक्लियर एक्सेस का ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, क्योंकि ये पूरा आपको एमओटी तक आपके साथ चलेगा। ठीक है? मैं बात करना चाह रहा हूं बेटा अब यहां पर केस ओवरलैपिंग में टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, क्योंकि मैं ओवरलैपिंग बता चुका हूं क्या होता है। अब मैं इस ओवरलैपिंग में उसके टाइप्स में मैं मूव करूंगा। आई रिपीट, ओवरलैपिंग में मैं टाइप्स में मूव करूंगा। तो मैं मूव करना चाह रहा हूं बेटा उसके टाइप्स में, और इस टाइप्स में सबसे पहला हमारे पास आता है एस ओवरलैपिंग। अब ये एस कहां से लिखा है, ये समझ पा रहे हैं? ठीक है, एस सबसेल हमने पढ़ा है बेटा, तो मैं वहां से सीधे सीधे बात कर सकता हूं। गॉट इट? समझे? ठीक है। अब एस ओवरलैपिंग जो होगी बेटा, वो किस तरीके से होगी, ध्यान दीजिएगा। एक एस, ठीक है, ये जो हम, अब मैंने आपको क्या बोला है, ये कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए कि भाई यहां पर सर न्यूक्लियस कहां पर, ये कहां पर, ये कहां पर। क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग कहां होने वाली है, पहले आप समझो। कहां होने वाली है? सबसेल में होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि सबसेल के अंदर ही ऑर्बिटल है, और ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और अगर इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के पास में आना है तो ओवरलैप किसको करना पड़ेगा? सबसेल को। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब वहां से आप ये मत ढूंढना सर न्यूक्लियस कहां है, वो बताओ, मैं वो नहीं बता सकता हूं, क्योंकि ओवरलैपिंग यहां किस पे चल रही बेटा। तो हमें थोड़ा सा ये दिमाग लगाना है कि भाई हमें सबसेल की बात हो रही है, न्यूक्लियस है वो अपने जगह पर बैठा है, हमें सबसेल को ध्यान देना, क्योंकि ओवरलैपिंग उसकी मस्ट है। गॉट इट एवरीवन? क्यों? क्योंकि सबसेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये क्लियर है ना सबको? पक्का? तो उसके बेसिस पर हम ओवरलैपिंग की बात करें तो ये एस हमारे पास, सपोज करिए ये एक एस हमारे पास ऐसा है, दूसरा हमारे पास
यहां पर एस है, इन दोनों में ओवरलैपिंग होगी, मैंने प्लस का मतलब ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है। तो ओवरलैपिंग होगी बेटा तो कुछ इस टाइप से बनेगा, ये पार्ट कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस और नो? अब मुझे बताओ बेटा, इसके अलावा कोई ओवरलैपिंग पॉसिबल है? शायद इसी तरीके से ओवरलैप कर सकता है ना, ये सर्कल दूसरा सर्कल एक दूसरे से अटैच हुए, अटैच होके बेटा ओवरलैप होना स्टार्ट हुए, तो ऐसा ही बनेगा। दैट इज नोन एज एस एस ओवरलैपिंग। गॉट इट एवरीवन? समझे? अब एक क्वेश्चन यहां पर सिंपल सा बनता है बेटा, और मैं ओवरलैपिंग स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं बोल सकता हूं आपको आगे के लिए, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। एस जो स्फेरिकल शेप है, इसको कहीं से भी ओवरलैप करा सकते हो, ऐसा ही दिखेगा, ये तो समझ लो। इसका मतलब मेरे लिए यहां कोई एक्सेस का फिक्स होना जरूरी है क्या? वो एक्स एक्सेस हो, वाई एक्सेस हो, जेड एक्सेस हो, कहीं से भी किसी भी एक्सेस के अलोंग आके ओवरलैप कर सकते हैं। लेकिन ये मस्ट है कि अगर एक एक्स एक्सेस से आ रहा है तो दूसरा भी एक्स एक्सेस से आना चाहिए। लेकिन अगर एक एक्स एक्सेस से आया, दूसरा जेड एक्सेस से आया, तब भी ओवरलैपिंग सेम होगी। क्यों? क्योंकि सर्कुलर पाथ है। सही है? हाँ कि ना? स्फेरिकल होगा तो जनरली ऐसा ही होता है, ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी एक्सेस से आओ आपको ओवरलैपिंग सेम ही दिखेगी। अब देखो ना बेटा, मैं सिंपली ये रख रहा हूं, चलो ध्यान देना, मैं आपके सामने लिख देता हूं, चलो इस पॉइंट को आप समझिएगा ताकि आप कनेक्ट कर पाओ प्रॉपरली। सपोज ये ध्यान दो, ये मेरा एक्स एक्सेस वाला है, मैं इसको एक्स एक्सेस मान लेता हूं, और इधर से बेटा मेरा जेड एक्सेस है। सपोज ये जेड एक्सेस की बात करें, ये एक्स एक्सेस है, ठीक है, और ये मेरा जेड एक्सेस है। डन? तो अब अगर ये एक दूसरे के पास में आ रहे हैं बेटा, तो ओवरलैप होंगे, तो ऐसा ही बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बताओ हाँ कि ना? अरे समझे मेरी बात को? ठीक है, मैं देखो, मैं चीजों को करेक्ट करना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। तो किसी भी एक्सेस से आ जाओ तो अल्टीमेटली ओवरलैपिंग तो आपको सेम टाइप की ही दिखेगी, क्योंकि वो स्फेरिकल है बेटा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? लेकिन जो ये पॉइंट लिख रहे हो, इसको अलग से नोट करके लिखना, बिकॉज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये बात तो सही है, हम समझ चुके हैं, क्योंकि स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल शेप है, लेकिन वो जब भी ये बात कहेगा तो हमारे लिए एक ही पॉइंट इनिशिएट करेगा कि अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सेस को आपने जेड एक्सेस मान लिया है, क्योंकि एक बार में इंटरन्यूक्लियर एक्सेस दो तो नहीं हो सकते। आप समझो पॉइंट को, ये पॉइंट तो सही है कि जो लिखवाया है गलत नहीं है, लेकिन मुझे बताओ बेटा, एक बार में इंटरन्यूक्लियर एक्सेस एक ही एक्सेस बन सकता है ना? या तो एक्स एक्सेस होगा, या वाई एक्सेस होगा, या जेड एक्सेस होगा। अगर उसने कंडीशन लगा दी आईएनए की, फिर तो आपके लिए मजबूरी होगी कि एक को एक्स एक्सेस लाना है तो दूसरे को भी एक्स एक्सेस से ही लाना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? देखो आप, मैंने आपको क्या बोला, आप ला कहीं से भी सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। सही है? अंडरस्टूड एवरीवन? लेकिन जैसे ही मैंने वहां इंट्रोड्यूस किया आईएनए मेरा जेड एक्सेस है, तो फिर अब अगर एक एस जेड एक्सेस से आ रहा है तो दूसरा एस भी जेड एक्सेस से ही आना चाहिए। इज दैट क्लियर? या एक एस मेरा अगर एक्स एक्सेस से आ रहा है तो दूसरा एक्स एक्सेस से ही आना चाहिए, एक वाई एक्सेस से आ रहा है तो दूसरा वाई से आना चाहिए। यह आईएनए की इंपॉर्टेंस है। जबकि मैंने ये पहले आपको यहां पर ये समझाया कि बेटा आप अगर एक्स से आ रहे हो तो दूसरा जेड से भी आ रहा हो, तब भी ओवरलैप करोगे तो सेम ही बनेगा, बताया ना, क्योंकि स्फेरिकल है। लेकिन जैसे ही आईएनए प्रोड्यूस किया, अब आपके लिए कंडीशन होगी कि अगर जेड एक्सेस से आ रहे हो तो दूसरे को भी जेड एक्सेस से आना पड़ेगा, केवल आईएनए बोलने पर। भले आईएनए को मैं एक्स मानू, वाई मानू, जेड मानू। समझे कि नहीं समझे? अब ऐसा भी बोल देता हूं, ध्यान दीजिएगा जो कह रहा हूं, इससे कह रहा हूं हर एक पॉइंट को बहुत प्रॉपरली बोल रहा हूं, सुनिएगा, लिखिएगा अच्छे से, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो बाद में उसी में आपको ऑटोमेटिकली क्या होता है, सर ये था, सर ये था, वो सब चीजें उठती हैं। सुनिए पहले आराम से, फिर आराम से लिखिए। मेरा पॉइंट यह बेटा कि
मैंने आपको बोला कि जब तक मैंने आईएनए इंट्रोड्यूस नहीं किया था तब आप कहीं से भी आओ, आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला कि अगर मैं यहां पर एक्स ले लेता हूं, ये एक्सेस को, यहां से मैं जेड एक्सेस से सपोज आता हूं, तब भी ओवरलैपिंग सेम ही दिखेगी, हाँ कि ना? लेकिन जैसे मैंने आईएनए इंट्रोड्यूस किया, अब आईएनए देखो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैंने आपको बोला जेड एक्सेस है, तो अब जेड एक्सेस है तो अगर एक एस जेड एक्सेस से आ रहा है तो दूसरा एस को जेड एक्सेस से ही आना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? अब ऐसा जरूरी नहीं है कि बेटा उसको आईएनए के एक्सेस से ही आना है। आईएनए आपने जेड एक्सेस मान लिया, लेकिन अब वो एक्स एक्सेस से आना चाह रहे तो वो भी पॉसिबल है। आई रिपीट कि ऐसा जरूरी नहीं कि आईएनए मैंने अगर जो माना है बेटा वहीं से वो आए, ये आता है तो बेटर है, लेकिन बेटा वो अगर हमारे पास दोनों के दोनों हमारे पास एक्स एक्सेस से आ रहे हैं और आईएनए मेरा जेड एक्सेस है, लेकिन वो कंडीशन भी होगी तो वो भी पॉसिबल होगी। अंडरस्टूड एवरीवन? क्यों? क्योंकि मैंने आईएनए को फिक्स कर दिया है ना कि मैं जेड एक्सेस को आईएनए मान रहा हूं। अब आप चाहे एक्स एक्स एक्सेस से आओ, दोनों इधर से भी एक्स एक्सेस से आओ, इधर से भी एक्स एक्सेस से आओ, या आप वाई एक्सेस से आ जाओ, तब भी बात एक ही है। जेड एक्सेस से आओगे तब भी बात एक ही है। तो उस केसेस में आपको यह ध्यान रखना है फिर हमारे लिए एक्सेस सेम होना चाहिए। अंडरस्टूड एवरीवन? हाँ, आईएनए फिक्स नहीं था या आईएनए इंट्रोड्यूस ही नहीं किया था तो फिर आप एक को एक एक्सेस से ले लो, दूसरे को दूसरे एक्सेस से ले लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। अब देखो बेटा, वो क्वेश्चन को इसी तरीके से मैं ये बोल देता हूं, ये क्वेश्चन ना थोड़ा टिपिकल लेवल में पूछे जाते हैं, मतलब जहां एडवांस की हम बात कर लेते हैं। वो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को ना कभी आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। लेकिन एडवांस में क्या होता है बेटा, कंफ्यूज नहीं करता है, एडवांस में आपका कॉन्सेप्ट चेक करना चाहता है। वो आईएनए इंट्रोड्यूस ही नहीं करता है, वो लिख देता है कि हम आईएनए की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम फिर ऑप्शन बनाता है कि भाई एक्स एक्सेस से आए और एक जेड एक्सेस से आए तो ओवरलैपिंग कैसी होगी। तो फिर अपने को दिमाग चलाना पड़ेगा ना वहां पर, जो मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं। मेरी बात कनेक्ट कर पा रहे हैं सब लोग? ठीक है ना? इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि उसको बहुत प्योरली बहुत अच्छे से समझिएगा। इतनी बात कनेक्ट हुई सबको? अब बेटा इस टाइप की ओवरलैपिंग, अब चलो यहां पर आ रहा हूं, मैं बोलते हुए चल रहा हूं। इस टाइप की ओवरलैपिंग अगर मैंने आईएनए दे दिया, आपने कोई भी एक्सेस से आए, तो ओवरलैपिंग जो होगी वो हर हमेशा एस के लिए ऐसे ही चलेगी, हाँ कि ना? अब एक ही एक्सेस से आना ये तो क्लियर हो चुका है, ठीक है? बिकॉज ऑफ वी नो दैट द कंडीशन इज द आईएनए। आईएनए ने ये बता दिया कि हमें उसके बेसिस पे चलना है, तो फिर हमें एक ही एक्सेस से आना पड़ेगा, भले वो एक्सेस हो, भले वो वाई एक्सेस हो, भले वो जेड एक्सेस हो। गॉट इट एवरीवन? अब बात यह आती है बेटा कि इस टाइप की ओवरलैपिंग को हम बोलते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं? हेड टू हेड ओवरलैपिंग। आई रिपीट, द ओवरलैपिंग इज ऑल्सो नोन एज, इस टाइप के ओवरलैपिंग को बोला जाता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग। हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ठीक है? अब देखो बेटा, ये बात तो सही है, अभी आपको हेड ज्यादा इतना कितना कनेक्ट कर रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि स्फेरिकल है, कौन सा हेड होगा कौन सा टेल होगा अपने को कुछ नहीं पता। इसलिए मैंने आपको बोला कि ऑलवेज यहां हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, इसलिए ऑलवेज यहां पर हेड टू हेड, मतलब जो ओवरलैपिंग है उसी को हम हेड टू हेड ओवरलैपिंग बोल रहे हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? मतलब यहां पर और कोई दूसरी टाइप की ओवरलैपिंग पॉसिबल, बस इतना ध्यान अपने को रखना है। क्योंकि जिस टाइप की ओवरलैपिंग है उस ओवरलैपिंग को ही नाम दे दिया गया हेड टू हेड ओवरलैपिंग। अंडरस्टूड एवरीवन? वो ओवरलैपिंग कैसी हो रही है आपको दिख रही है, तो उसी ओवरलैपिंग को नाम दे दिया और वो फिक्स कर दिया वो किस टाइप की ओवरलैपिंग है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। इज दैट क्लियर? अब सुनिए, अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, जहां पर भी ये ओवरलैपिंग होगी वहां पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। समझे? अब देखो, अब मैं आपको उस बॉन्ड का इंट्रोडक्शन पे आ जा गया। जहां पर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी वहां पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? अब ये कंडीशन फिक्स है, हाँ? अब इसको चेंज मत करना, ये सब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करके दिया है, उनके अकॉर्डिंग जो दिया बेटा हमें उसी को अकॉर्डिंग पढ़ना है, क्योंकि हमें कोई नई डिस्कवरी नहीं करनी है। समझे? क्लियर हुआ इतना? तो
जो बातें मैंने आपको समझाई बेटा, यहां तक किसी को कोई क्वेरी है तो प्लीज वो बोल सकते हैं, क्योंकि ओवरलैपिंग का जस्ट इंट्रोडक्शन है और इसको समझना बहुत जरूरी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबसे पहले मैंने बात करी ओवरलैपिंग क्या होता है, क्यों ओवरलैपिंग की जरूरत पड़ी। फिर मैंने आपको बताया बेटा कि ओवरलैपिंग के लिए आईएनआई होना मस्ट है। और फिर उसके बाद बेटा मैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में मूव किया, जिसमें मैंने सबसे पहला टाइप एसएस ओवरलैपिंग की बात करी। उस एसएस ओवरलैपिंग में मैंने आपको बोला कि वो जो ओवरलैपिंग होगी वो किसी भी तरीके से हो सकती है, लेकिन आईएनए इंट्रोड्यूस किया तो आपको एक ही एक्सेस से आना पड़ेगा। Along that एक्सेस, जो एक्सेस आप डिसाइड कर रहे हो उसी एक्सेस से आना होगा, और उसके बेसिस में एसएस में जो ओवरलैपिंग होगी उसको हम बोलेंगे हेड टू हेड ओवरलैपिंग। सो एस ओवरलैपिंग आर ऑलवेज हेड टू हेड ओवरलैपिंग। गॉट एवरीवन? समझे कि नहीं समझे? अगर वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, और जहां पर भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी वहां पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एनी डाउट?